हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और इसमें हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हम इसमें दो न्यूमेरिकल करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के ऊपर। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बहुत इजीली समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो अगर स्टार्ट करने के पहले एक बात, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। तो देखिए, वो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो किससे डील करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। मतलब जब हम क्या करेंगे, गुड्स या जो अलग अलग चीजें सामान रहता है उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे अलग अलग सप्लाई सेंटर से नंबर ऑफ डिमांड सेंटर पे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है। तो सोर्स सोर्स सेंटर को हम सप्लाई बोलेंगे और डेस्टिनेशन को हम क्या बोलेंगे, डिमांड सेंटर बोलेंगे। अब देखिए, जब अलग अलग सप्लाई सेंटर से अपन अलग अलग डिमांड सेंटर पे यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। देखिए, वो सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आपको जो सप्लाई है और जो डिमांड है वो आपको पहले से पता रहेगी कि आप इस पर्टिकुलर सप्लाई सेंटर से कितना सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। वैसे ही जो पर्टिकुलर डिमांड सेंटर या डेस्टिनेशन है उसकी डिमांड कितनी होगी ये भी आपको पहले से पता रहेगा। तो यूजुअली आपको क्या दिया रहेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट ईच सोर्स। मतलब जो सोर्स पे सप्लाई या अवेलेबिलिटी है वो आपको पता रहेगी कितनी है, दी रहेगी। एंड रिक्वायरमेंट और डिमांड ईच डेस्टिनेशन, ये भी आपको दिया रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है आपको कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। देखो, जितनी भी ओआर की टेक्निक हम पढ़ेंगे सभी में ऑब्जेक्टिव रहता है ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमाइज करना। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना, या जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना रहेगा। ठीक है। अब ये तो हमारे बेसिक डेफिनेशन हो गई कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में सप्लाई सेंटर होंगे, डिमांड सेंटर्स होंगे। अलग अलग सप्लाई सेंटर से हम डिफरेंट डिफरेंट डिमांड सेंटर्स पे नंबर ऑफ यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, जिससे कि जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगी। तो ये सिंपल से अपने डेमो बना लेते हैं यहाँ पे कि किस टाइप से टेबल आपको दिया रहेगा। तो आपको टेबल को जिस टाइप से दिया रहेगा, जिसमें आपको रो वाइज क्या दिया रहेगा, सप्लाई सेंटर। ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल S1 S2 S3 आपको सप्लाई सेंटर दे दिए, और कॉलम वाइज आपको दिया रहेगा यहाँ पे डिमांड सेंटर। तो ये दे देंगे आपको D1 D2 फॉर एग्जांपल, ऐसे D3 दे दिए। ठीक है। अब आपको टेबल के साइड में क्या दिया रहेगा, यहाँ पे कितनी यूनिट का सप्लाई अवेलेबल है S1 पे S2 पे S3 पे, और टेबल के नीचे है ना कॉलम वाइज कितनी यूनिट की डिमांड या रिक्वायरमेंट है D1 D2 D3 की, ये आपको दी रहेगी। ठीक है। अब टेबल के बीच में क्या आएगा, तो टेबल के बीच में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सारी आएगी कॉस्ट। ठीक है। कॉस्ट आएगी। अब कॉस्ट कैसी आएगी, जब सप्लाई सेंटर वन से डिमांड सेंटर वन पे मैं एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करूंगा तो उसकी कॉस्ट आएगी यहाँ पे C11। ठीक है। सप्लाई सेंटर वन से डिमांड सेंटर D2 पे एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करूंगा, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, C12। ऐसे ही कॉस्ट आएगी C13 C21 C22, है ना। ये आपको नंबर के फॉर्म में आएगी जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो C31 C32 और C33, ये सारी आपकी कॉस्ट रहेगी। ये कॉस्ट कैसी रहेगी, सिंगल यूनिट की कॉस्ट रहेगी। ठीक है। जब सप्लाई सेंटर वन से डिमांड सेंटर वन पे आप एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करोगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, C11। ऐसे ही सप्लाई सेंटर S1 से डिमांड सेंटर D2 पे अगर आप एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करोगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, C12 आएगी। ठीक है। अब आपको है ना यहाँ पे जो अवेलेबल सप्लाई है वो भी दिया रहेगा। तो फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि सप्लाई कितना दिया आपको, A1 A2 और A3। कहने का मतलब है कि सप्लाई सेंटर S1 से मैं A1 यूनिट का सप्लाई कर सकता हूँ, सप्लाई सेंटर A2 से S2 से मैं A2 यूनिट का सप्लाई कर सकता हूँ, या हम इसको अदर वर्ड में ये बोल सकते हैं कि सप्लाई सेंटर S1 से मैं ज्यादा से ज्यादा A1 यूनिट ही सप्लाई कर सकता हूँ, ये उसकी कैपेसिटी हो गई। ठीक है। वैसे जो डिमांड सेंटर है D1 D2 D3, उनकी रिक्वायरमेंट क्या मान ली हमने, B1 B2 B3 मान ली कि भैया डिमांड सेंटर D1 की जो डिमांड है नंबर ऑफ यूनिट्स की वो कितनी है, B1 है ना। ये नंबर के फॉर्म में आएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम हमारी होना चाहिए बैलेंस्ड। ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है आपको कि जब भी मैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी, यहाँ पे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है। अब बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या हो जाएगा कि जो टोटल सप्लाई रहेगा, ठीक है, जो टोटल सप्लाई रहेगा वो किसके बराबर रहेगा,
वो रहेगा टोटल डिमांड के बराबर। तो ये होगी हमारी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हमारे एग्जांपल में जो हमने छोटा सा एग्जांपल समझा था, तो यहाँ पे टोटल सप्लाई क्या हो जाएगी, A1 प्लस A2 प्लस A3। अगर इसका सम किसके बराबर आ जाएगा, टोटल डिमांड दैट इज B1 प्लस B2 प्लस B3 के बराबर आ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम कैसी रहेगी, बैलेंस्ड रहेगी। और अगर प्रॉब्लम रहेगी बैलेंस्ड, तो ही आप फाइंड कर पाओगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। ठीक है, तो जब भी आपको जब अपन क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कब फाइंड कर पाएंगे हम लोग, जब प्रॉब्लम कैसी रहेगी, हमारी बैलेंस्ड रहेगी। और मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये अपन स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से, और इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद एक और न्यूमेरिकल करेंगे। तो दोनों न्यूमेरिकल ध्यान से देखना, दूसरे न्यूमेरिकल में बहुत ही अलग चीज है, पहले न्यूमेरिकल में कुछ अलग चीज है। अगर आप उसको एंड तक देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, और क्या दिया है, फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन दैट इज आईबीएफएस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। तो देखिए, रो वाइज आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सप्लाई सेंटर दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, ये जो रो वाइज दिया है, ये क्या देके रखे आपको, सप्लाई सेंटर। तो कितने सप्लाई सेंटर दिए आपको, यहाँ पे 4 दिए, S1 S2 S3 S4। कॉलम वाइज आपको दिए डिमांड सेंटर। तो आपको डिमांड सेंटर कितने दिए, अगर अपन यहाँ देखें, तो डिमांड सेंटर आपको 5 दिए, D1 D2 D3 D4 D5। अब है ना, जो सप्लाई सेंटर S1 है, उसका सप्लाई कितने यूनिट्स का दिया, 20 यूनिट्स का। सप्लाई सेंटर S2 का सप्लाई कितना दिया, 30 यूनिट्स का। ऐसे S3 का सप्लाई कितना दिया, 15। और S4 का सप्लाई कितना दिया, 13। इसका मतलब ये होता है कि इन सभी सप्लाई सेंटर से मैं केवल इतनी ही यूनिट से ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, D1 डिमांड सेंटर की डिमांड कितनी है, 40 यूनिट्स की है। D2 की डिमांड कितनी है, 6 यूनिट्स की है। D3 की डिमांड कितनी है, 8 की है ना। D4 की 18 और D5 की 6 की डिमांड है। तो ये जो डिमांड आपको देखे रखिए, समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि D1 की डिमांड 40 यूनिट्स है। अब ये डिमांड कैसे फुलफिल होगी, इन अलग अलग सप्लाई सेंटर से अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये बीच में जो लिखा है ये क्या है, तो ये है हमारा कॉस्ट। कि अगर मैं S1 से D1 पे एक यूनिट को सप्लाई करूंगा तो उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, 3 रुपीज। S1 से D2 पे अगर मैं एक यूनिट को सप्लाई करूंगा तो उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, 4 रुपीज। तो ये आपको सारी कॉस्ट दे के रहती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ निकालते हैं टोटल सप्लाई। ठीक है, तो हमने क्या दिखा, टोटल सप्लाई। तो देखो सप्लाई का सम कितना आएगा, यहाँ पे 20 प्लस 30, इस कॉलम में दिया, लास्ट कॉलम में, प्लस 15 प्लस 30। जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 और 30 50, 50 और 15 ये हो जाएगा 65, 65 और 13 अगर हम करेंगे तो ये होगा 78। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल डिमांड। तो टोटल डिमांड भी हमने फाइंड आउट करा। तो टोटल डिमांड आपको लास्ट रो में दिया है, 40 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 6। अब आपने यहाँ पे इसको जोड़ा तो कितना होगा, 40 और 6 46। 46 और 8 जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 54। 54 और 18 जब मैंने करा तो ये हो जाएगा 72। 72 और 6 ये हो जाएगा 78। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो टोटल सप्लाई टोटल डिमांड है वो बराबर आ रही है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे 78। तो प्रॉब्लम कैसी हो गई, यहाँ पे बैलेंस्ड हो गई है ना। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये टोटल सप्लाई हो गई और ये टोटल डिमांड हो गई। तो जो टोटल सप्लाई है और टोटल डिमांड है वो इक्वल है। इसका मतलब प्रॉब्लम कैसी है, ये बैलेंस्ड है। प्रॉब्लम इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब अगर ये बैलेंस्ड है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इस प्रॉब्लम का। और किस मेथड से कर रहे हैं हम, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ कि आगे हमें जब और कुछ चीजें लिखना रहेगी तो मैं सिंगल स्लाइड पे ही सारी चीजें सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं। तो आप डायरेक्ट भी प्रॉब्लम बैलेंस लिख सकते हो टेबल में, है ना, और एंड में यहाँ पे एक लाइन लिख देना कि प्रॉब्लम यहाँ पे बैलेंस्ड है, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का यूज करना है। तो देखिए जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल रहता है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा बात है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें ना देखेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल कहाँ पे आएगा। तो ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। जो नॉर्थ वेस्ट है वो आएगा ये वाला कॉर्नर। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे,
कि जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है उसे मुझे एलोकेशन कैसे करना है, किस डिमांड सेंटर पे कितनी यूनिट भेजना है, किस सप्लाई सेंटर से भेजना है ना, वो हमें ट्रिक लगानी है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हम जो टेबल है ना जिसमें कॉस्ट मैट्रिक्स दिया है वहां पे अपन एलोकेशन करेंगे या डिमांड्स को अपन वहां पे एलोकेट करेंगे, ठीक है। अब एलोकेशन कैसे करना है वो सिंपल सा है कि जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है वहां पे अपन सबसे जो एलोकेशन है स्टार्टिंग का वो स्टार्ट करेंगे टेबल के सबसे फर्स्ट कॉर्नर से, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर से, जिसको अपन बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो ये कौन सा सेल कहलाएगा, S1D1। अब S1D1 सेल पे मुझे यूनिट ट्रांसपोर्ट करनी है। तो आप देखो S1D1 पे डिमांड कितनी यूनिट्स की आ रही है, 40 की, और सप्लाई कितनी यूनिट्स का आ रहा है, 20 का। तो इन दोनों में से अगर मैं देखूं मिनिमम क्या आ रहा है, 40 और 20 में से, तो 40 और 20 में से अगर हम देखें मिनिमम 20 आ रहा है तो हम कितनी यूनिट एलोकेट कर देंगे, यहाँ पे 20 यूनिट एलोकेट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो हमारा पहला सेल था S1D1 हमने उसको देखा, और वहां पे अपन ने क्या देखा, D1 की डिमांड कितनी, 40 की, और S1 का सप्लाई कितना है, 20 का आ रहा है, ठीक है। तो 20 और 40 में से 20 क्या था, मिनिमम था, तो हमने 20 यूनिट यहाँ पे एलोकेट कर दी। कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा मैं 20 यूनिट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने 20 यूनिट एलोकेट कर दी S1 से D1 पे। तो जो S1 सप्लाई सेंटर है उसका सप्लाई जीरो हो गया, खत्म हो गया। अब जो डिमांड सेंटर D1 है उसको 20 यूनिट मिल गई है, उसकी डिमांड 40 यूनिट्स की थी। तो यहाँ पे जो डिमांड बचेगी अब कितने की बचेगी, यहाँ पे 20 यूनिट्स की बचेगी, ठीक है। अब समझने वाली बात है कि मैं लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट किया। अब मैं नेक्स्ट सेल में तो जा नहीं सकता, मतलब सेम रो में मूव नहीं कर सकता, मतलब S1 से मैं D2 पे नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि सप्लाई जीरो हो गया तो कुछ मिलेगा ही नहीं वहां पे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आ जाएंगे सेकेंड रो में, दैट इज हम आएंगे S2D1 सेल में, ठीक है। अब मैं S2D1 सेल में आ गया सेम तरीके से, है ना। अब S2D1 में क्या देखना है आपको कि भैया डिमांड कितनी बची है, तो मेरे पास 20 की डिमांड बची है यहाँ पे अभी, और S2 सप्लाई सेंटर के पास कितना सप्लाई है, 30 यूनिट का सप्लाई है। तो हम क्या करेंगे, D1 की जो डिमांड है 20 यूनिट्स की है, S2 का सप्लाई 30 यूनिट्स का है, तो इन 20 और 30 में से क्या मिनिमम आ रहा है, 20 मिनिमम आ रहा है। तो हम यहाँ पे कितनी यूनिट एलोकेट कर देंगे, 20 यूनिट एलोकेट कर देंगे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 20 यूनिट एलोकेट करी तो जो डिमांड थी D1 की वो सेटिस्फाइड हो गई, और ये 20 यूनिट मैंने कहां से करी, सप्लाई सेंटर S2 पे से करी। तो S2 के पास 30 यूनिट्स थी। अब यहाँ पे कितने का सप्लाई बचेगा, 30 में से 20 माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा 10 यूनिट्स का सप्लाई, ठीक है। अब देखिए मैं नेक्स्ट रो में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे डिमांड जीरो हो गई है, D1 की डिमांड थी 40, तो ये 20 हो गया सेटिस्फाइड। अब हम क्या करेंगे, सेम रो में चलेंगे, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, जब डिमांड और सप्लाई अगर सेटिस्फाइड होता है तो उस रो में आपको या उस कॉलम में आपको आगे नहीं जाना है। जैसे हमारा पहले कॉलम में मूव कर रहे थे, डिमांड जीरो हो गई, तो हम करेंगे सेकंड कॉलम में, या ऐसा बोल सकते हैं हम उसी रो में मूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम आ गए S2D2 सेल पे। अब यहाँ पे डिमांड है 6 यूनिट की और सप्लाई है 10 यूनिट्स का। तो 6 और 10 में से मिनिमम है 6, तो हमने यहाँ पे 6 यूनिट एलोकेट कर दी, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 6 यूनिट्स हमने बचे हुए 10 में से एलोकेट करी है, 10 के सप्लाई में से, तो यहाँ पे कितने का सप्लाई बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 यूनिट का सप्लाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 6 की डिमांड सेटिस्फाइड हो गई है, हम सेम रो में मूव करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी सप्लाई बचा हुआ है। अब आ गए हम S2D3 सेल पे। जब हम S2D3 सेल पे आ गए तो यहाँ पे हम देखें डिमांड कितने की, 8 यूनिट्स की है, और S2 वाले सेल में अगर हम देखें तो सप्लाई कितने का, 4 यूनिट्स का बचा है। तो 8 और 4 में से अगर मैं मिनिमम देखूं तो 4 आएगा, तो मैंने 4 यूनिट यहाँ पे एलोकेट कर दी, और S2 का सप्लाई यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और जो D3 वाली सेल है उसका डिमांड, या D3 वाले कॉलम है उसका डिमांड कितने का बचेगा, 4 का बचेगा, ठीक है। अब आप खुद सोच सकते हैं या खुद बता सकते हैं क्या हम S2 वाली रो में मूव करेंगे आगे। तो मुझे लगता है नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई क्या हो गई, जीरो हो गई है। तो अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट रो, दैट इज हम आएंगे S3D3 सेल में, ठीक है। अब इस सेल में वही लॉजिक लगाना है आपको, डिमांड है 4 यूनिट्स की, सप्लाई है 15 यूनिट्स का, तो दोनों में से मिनिमम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे 4 यूनिट एलोकेट कर दी। तो जो डिमांड है D3 की वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये 4 यूनिट्स आपने कहाँ से ली, S3 के 15 के सप्लाई में से। तो यहाँ 15 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 11 बचेगा, राइट। अब देखिए आप खुद सोच सकते हैं हम इस कॉलम में आगे मूव नहीं करेंगे क्योंकि डिमांड यहाँ पे जीरो हो गई है। हम सेम रो में मूव करेंगे, तो हम आ जाएंगे अब S3 से D4 पे, ठीक है। अब S3D4 सेल पे आ गए। अब इस सेल में अपन देखें डिमांड कितनी आ रही है, 18 यूनिट्स की, और सप्लाई कितने का है, 11 यूनिट्स का। तो 18 और 11 में से मिनिमम है 11, तो मैंने 11 यूनिट यहाँ पे एलोकेट कर दिए, तो यहाँ पे डिमांड कितने की बचेगी,
18 माइनस 11 किया तो 7 की डिमांड बचेगी, और यहाँ पे पूरा का पूरा सप्लाई जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने 11 यूनिट यहाँ पे सप्लाई कर दिया। अब आप खुद सोच सकते हैं S3 वाली रो में मैं आगे मूव नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे सप्लाई क्या हो गया, जीरो हो गया है। तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट रो में, दैट इज अब आ जाएंगे हम S4 D4 सेल। अब यहाँ पे डिमांड बची है 7 की और सप्लाई है 13 का। तो 7 और 13 में से मिनिमम है 7, तो हमने 7 यहाँ पे एलोकेट कर दिया। ठीक है, 7 हमने एलोकेट कर दिया, तो यहाँ पे डिमांड होगी जीरो, है ना। 7 माइनस 7 जीरो हो जाएगा, और सप्लाई कितने का बचेगा, 13 में से हम 7 को माइनस कर देंगे तो 6 यूनिट का सप्लाई बचेगा। अब हम आ जाएंगे लास्ट वाली सेल पे, है ना, सेम रो में, क्योंकि सप्लाई बचा हुआ है। तो यहाँ पे डिमांड भी 6 की है और सप्लाई भी 6 का है, तो हमने 6 यूनिट यहाँ भी एलोकेट कर दी। तो सप्लाई भी जीरो, डिमांड भी जीरो। अब आप एक यहाँ पे चीज देखें, सारे सप्लाई और सारे डिमांड कैंसिल क्यों हो गए। उसका कारण ये है कि प्रॉब्लम हमारी थी यहाँ पे बैलेंस्ड। ठीक है, अगर प्रॉब्लम बैलेंस नहीं होती तो ये सप्लाई डिमांड सारे कैंसिल नहीं होते, कुछ सप्लाई डिमांड बचता। इसलिए सबसे पहले आपको चेक करना है प्रॉब्लम बैलेंस्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमने एलोकेशन कर दिया। अच्छा, कंसेप्ट क्या है कि हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट किया और हम कहाँ पे आ गए, साउथ ईस्ट कॉर्नर पे आ गए, यही लॉजिक है। ठीक है, अब देखो इसको समझने वाली बात है कि इसमें टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, है ना। इनिशियल कॉस्ट जो हम निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से, तो आप क्या करोगे कि भैया 20 यूनिट आपने सप्लाई करी S1 से D1 पे, और एक यूनिट की कॉस्ट 3 रुपीज थी, तो 20 की कॉस्ट कितनी होगी, 3 × 20। ठीक है, फिर वैसे ही प्लस S2 से D1 पे आपने क्या करा, 20 यूनिट सप्लाई करी और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, 2 थी, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 2 × 20। ऐसे ही आप सारी कॉस्ट और एलोकेशन का मल्टीप्लाई करेंगे। जो व्हाइट कलर से लिखा वो कॉस्ट है और जो ग्रीन से हमने लिखा वो एलोकेशन यूनिट से। तो 10 × 6 लिखा हमने, फिर प्लस 1 × 4, फिर प्लस 20 × 4, फिर प्लस 40 × 11, देन प्लस 14 × 7, और लास्ट में क्या आएगा ये 16 × 6। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, ये 20 × 3 अगर हम करेंगे तो 60 हो जाएगा, 20 × 2 करेंगे तो 40 हो जाएगा, 10 × 6 करेंगे तो 60, और 1 × 4 4 होगा, 20 × 4 अगर मैं करूंगा तो ये 80 हो जाएगा, और 40 इंटू जब मैं 11 करूंगा तो ये हो जाएगा 440, प्लस 14 इंटू जब मैं 7 करूंगा तो 14 × 7 आपके पास आ जाएगा 98, और लास्ट में 16 6 ये हो जाएगा 16 5 80, और ये हो जाएगा आपका 96। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब इसको आप जब जोड़ देंगे, टोटल करेंगे, तो टोटल आप अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो क्या कॉस्ट आएगी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट आएगी 100 160 140, ये 440 और ये 6500। ठीक है, तो जब मैंने इसको जोड़ा 98, यहाँ पे क्या 100, ठीक है, तो ये आएगा अपने पास 878। ठीक है, ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। ठीक है, तो ये इसकी कॉस्ट आ गई है। ये केवल इनिशियल सॉल्यूशन, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, वो अपन मोदी मेथड से देखेंगे, बट वो आने वाले वीडियोस में मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये इनिशियल सॉल्यूशन नॉर्थ वेस्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सस्पेंस है वो बता रहा हूँ मैं। तो अगर आपने ये वीडियो पसंद आ रहा है, यहाँ तक आपको पसंद आ चुका है, आप आ चुके हैं यहाँ तक देखते हुए, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखते तो बहुत हो आप, बट उसको लाइक ही नहीं करते हो। तो लाइक भी करे, शेयर भी करे, कोई डाउट है तो कमेंट भी करे, कोई डाउट नहीं है तो भी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे नेक्स्ट। हाँ, समझने वाली बात क्या है, मैंने आपको जो चीज बोली कि यहाँ पे अपन है ना कैसे मूव कर रहे थे कि सप्लाई अगर जीरो हो गया तो अपन नेक्स्ट रो में आ रहे थे, है ना, और अगर डिमांड जीरो हो गई तो अपन नेक्स्ट कॉलम में जा रहे थे। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि अगर एक ही साथ एक ही समय में एक ही टाइम पे अगर सप्लाई डिमांड दोनों कैंसिल हो गए, दोनों जीरो हो गए, तो आप ना तो रो वाइज जा पाओगे ना तो कॉलम में आ पाओगे। तो उस केस में क्या करना रहेगा, तो ये लॉजिक हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें मैं आपको ये लॉजिक बताने वाला हूं। तो क्या बोला है आपको, फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। क्वेश्चन वही देके रखा है। अब सबसे पहले आपको क्या चेक करना रहेगा, प्रॉब्लम हमारी बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो बैलेंस प्रॉब्लम हम कैसे चेक करोगे यहाँ पे, कि टोटल सप्लाई अगर मैं देखूं तो इसका सम कितना आएगा, 6 + 1 + 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17, और टोटल डिमांड अगर मैं देखूं जो लास्ट रो में देके रखा है तो क्या दिया है वो 7 + 5 + 3 + 2, तो ये भी हो जाएगा 17। तो प्रॉब्लम कैसी हो गई यहाँ पे, बैलेंस्ड हो गई है। और अगर प्रॉब्लम बैलेंस्ड है तो मैंने आपको क्या बोला था कि
इस प्रॉब्लम का इनिशियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो लिखा है वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे फाइंड करेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सी मेथड से, NWCR, दैट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो टोटल सप्लाई और डिमांड का सम है वो 17 है, बैलेंस है, तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ना क्या देके रखा है, ये प्लांट्स देके रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है। और इन प्लांट से आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट डिमांड सेंटर पे यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करना है। डिमांड सेंटर देके रखा है। ठीक है, तो जो डिमांड है D1 की वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 7 यूनिट्स की है, D2 की डिमांड 5, D3 की 3 और D4 की 2 है। वैसे सप्लाई दिया है P1 का 6, P2 का 1, P3 का 10 देके रखा है। और ये बीच में आपको सारी कॉस्ट देके रखी है। तो सेम लॉजिक से अपन स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे एलोकेशन। कैसे करोगे एलोकेशन, कि D1 की जो डिमांड है वो कितनी यूनिट्स की आ रही है, 7 यूनिट्स की आ रही है। वैसे ही P1 प्लांट का जो सप्लाई है वो कितने का, 6 का है। तो 7 और 6 में से मिनिमम क्या आएगा, 6 आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 यूनिट को एलोकेट कर दोगे। कहने का मतलब P1 से आप D1 पे 6 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर दोगे। ठीक है, तो P1 के पास सप्लाई 6 यूनिट का ही था, 6 की 6 यूनिट सप्लाई कर दी हम लोगों ने, तो यहाँ पे सप्लाई कितना बचेगा, 0 का बचेगा। अब D1 की डिमांड 7 यूनिट्स की थी, 6 उसको मिल गई है, तो यहाँ पे डिमांड कितनी बचेगी, अब 1 की बचेगी। क्लियर। अब देखिए, मैं इस P1 वाली रो में तो आगे जा नहीं सकता, तो मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, P2 रो पे आ जाऊंगा। अब हम आएंगे P2 D1 सेल पे। तो P2 D1 सेल पे आप देखें, डिमांड है 1 यूनिट की और सप्लाई भी 1 का है। ठीक है, तो दोनों ही एक जैसे आ गए, तो मैंने यहाँ पे 1 ही एलोकेट करूंगा। तो डिमांड भी 0, सप्लाई भी 0। अब यही चीज मैं आपको बता रहा था कि ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। तो देखो, जब डिमांड 0 हो गई और सप्लाई 0 हो गया, तो ना तो मैं रो में मूव कर पा रहा हूँ, ना तो मैं कॉलम में मूव कर रहा हूँ, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है ना। ना तो मैं इस रो में जा पाऊंगा आगे, ना ही इस कॉलम में आ पाऊंगा, क्योंकि दोनों ही 0 हो गए। तो जब भी ऐसा हो कि सप्लाई डिमांड एक साथ कैंसिल हो जाए, है ना, एक साथ कैंसिल हो, तो उस केस में हम मूव करेंगे डायगोनली। ध्यान रखना, जब भी सप्लाई डिमांड एक साथ 0 हो जाएंगे, तो उस केस में कैसा मूव करेंगे, अपन डायगोनली जाएंगे। ना तो अपन इस रो में जा पाएंगे, ना कॉलम में आ पाएंगे, तो डायगोनल मूव। तो ऐसा कब करना है, जब सप्लाई डिमांड दोनों एक साथ कैंसिल हो जाए। ठीक है, दोनों एक साथ 0 हो जाए। तो अब हम आ गए P3D2 सेल पे, ये लॉजिक था इसका। अब P3D2 सेल पे आ गए, तो यहाँ पे डिमांड है 5 यूनिट की और सप्लाई है 10 यूनिट्स का। तो यहाँ पे हम कितना सप्लाई कर देंगे, सॉरी कितनी यूनिट एलोकेट कर देंगे, 5। क्यों करेंगे 5, क्योंकि 5 और 10 में से मिनिमम 5 आ रहा है। तो यहाँ पे डिमांड हो जाएगी 0। अब P3 में से 10 यूनिट्स थे, हमने 5 यहाँ सप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे कितनी बचेगी यूनिट, 5 बचेगी, है ना। 10 में से 5 गए तो 5 आ जाएगा। अब वैसे ही हम आगे मूव करेंगे, अब आ गए P3D3 सेल पे। यहाँ पे 15 का सप्लाई देके रखा है, सॉरी 15 की कॉस्ट देके रखी है। अब देखो, P3D3 पे क्या दिया, डिमांड दी 3 यूनिट्स की और सप्लाई दिया 5 का। तो 5 और 3 में से अगर मिनिमम देखो तो 3 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 3 यूनिट एलोकेट कर दी। तो D3 की डिमांड 0 हो जाएगी, और 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब हम ऐसे ही मूव करेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पे भी सप्लाई बचा हुआ है। तो हम आ गए P3D4 सेल पे। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, कि D4 की डिमांड भी 2 की है और P3 का सप्लाई भी 2 का है, तो हमने यहाँ पे 2 यूनिट एलोकेट कर दी। तो डिमांड भी 0 हो गई, सप्लाई भी 0 हो गया, बहुत ही बढ़िया काम हो गया ये हमारा। और सारे सप्लाई डिमांड यहाँ पे 0 हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि प्रॉब्लम थी हमारी बैलेंस्ड। अब हम यहाँ पे फटाफट क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो जो बहुत ही इजी है, टोटल कॉस्ट क्या आ रही, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से हम वो देख लेते हैं। तो एलोकेशन का इनटू किसमें करना है आपको, कॉस्ट में। तो ग्रीन कलर से एलोकेशन है और 2 मतलब 1 यूनिट की कॉस्ट है। तो 6 यूनिट की कॉस्ट आप निकाल सकते हो ट्रांसपोर्टेशन की, 2 × 6 हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट होगा 1 × 1, फिर नेक्स्ट होगा 8 × 5, फिर नेक्स्ट होगा 15 × 3, और लास्ट होगा 9 × 2। तो हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 6 = 12 हो जाएगा, 1 × 1 1 रहेगा, 8 × 5 होगा 40, और 15 × 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 45, और 9 × 2 हो जाएगा 18। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 12 और 1 13, 13 और 40 कितना हो जाएगा 53, 53 और 45 जब हम करेंगे तो 58 और 40 ये हो जाएगा 98, और 98 और जब मैं 18 करूंगा तो ये हो जाएगा 116। ये आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट, किस मेथड से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, उसमें हम देखेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड, और उसमें भी मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन के वीडियोस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगर आप एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो ये ऑपरेशन का सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं तो मिला ही होगा किसी सेमेस्टर में, है ना? तो अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।